उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की 6,940 करोड़ रुपए लागत की 12 प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 50% से अधिक प्रगति वाली परियोजनाओं को 15 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री स्तर पर हर माह और मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में परियोजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण और क्षतिपूर्ति भुगतान से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से जनहित और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बैठक में चारधाम सड़क परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत उपकेंद्र और परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। देहरादून के नागठाट में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क निर्माण, पुल, पेयजल कनेक्टिविटी परियोजना को स्वीकृति देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर क्षेत्र उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसकी लोक परंपराओं को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रदेश के 128 जनजातीय गांवों में सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस दौरान क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी गई और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण का संकल्प दोहराया। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर भाजपा संगठन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में अनेक अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनका लाभ सीधे आमजन तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनहित की योजनाओं पर कार्य कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक प्रभावी रूप से पहुंचे। खजान दास ने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से उनके बेहतर क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं 2014 से लेकर के, और अब तक का जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण अच्छा रहा, भारत के हित में रहा है। और विशेषकर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के हित में रहा है। जब भी उत्तराखंड में आए हैं तो कुछ न कुछ सौगात उत्तराखंड को दी है। और आज हम जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। भारतवर्ष में चाहे सड़कों को लेकर के हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर के हो, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और अब हम ये 12 साल पे जो उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उसके लिए हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य भारत के हित में किए हैं, उत्तराखंड के हित में किए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग सब कर रहे हैं। एक टीम भावना के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तमाम अलग अलग जिम्मेदारियां सभी को सौंप दी गई है, चाहे विधायकगण हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो। सबको रात्रि विश्राम के लिए भी जनता के बीच में जाना है और जनता की समस्याओं को भी सुनना है। और जो उपलब्धियां हैं हमारी, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारतवर्ष की उपलब्धियां हो, जो मोदी जी ने काम किए हैं, उनको जनता तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करें। लोहाघाट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रमों के तहत आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा खुना स्थित हरि इंद्रा होम स्टे में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक और हरित वातावरण में योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश उप्रेती ने भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया।
योग अनुदेशकों ने विभिन्न योगासनों का प्रदर्शन करते हुए प्रतिभागियों को योग के लाभों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा, योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन शैली का आधार है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास कर स्वस्थ, संतुलित, तनाव मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आधिकारिक भागीदारी का भी आह्वान किया। देहरादून में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद वे कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए परिषद की प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के मान सम्मान की रक्षा, पेंशन और आर्थिक सहायता से जुड़े लंबित मामलों का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। हुकुम सिंह कुंवर ने बताया कि वे शासन और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे और पहले 3 महीनों में प्रमुख मुद्दों पर सरकार के साथ एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने परिषद की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और प्रदेश भर में क्षेत्रीय बैठकों के आयोजन का भी आश्वासन दिया है। साथ ही महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नियमों में बदलाव के संकेत दिए हैं। राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसमें 2 उपाध्यक्ष पहले से मौजूद हैं और पहली बार अध्यक्ष पद की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूं, छात्र संघ का पहले अध्यक्ष रहा हूं और लंबे समय तक हमने राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, जहां भी रैलियां हुई और सरकार ने ये पद राज्य आंदोलन के सम्मान में बनाया है। आज मैं पहली बार देहरादून आया हूं, अभी मैंने चार्ज भी नहीं लिया। सबसे पहले मैं शहीद स्मारक में आकर मैंने उन शहीदों को नमन किया जिनके प्राणों को न्यौछावर कर इस राज्य का गठन हुआ। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार अध्यक्ष पद नवाजा है और मुझ जैसे एक राज्य आंदोलनकारी को जो कई बार जेल गए, डंडे खाए, लाठी खाई, आज मुझे उन्होंने मौका दिया। मैं संकल्प लेता हूं यहाँ पर कि राज्य आंदोलनकारी शहीदों के जो सपने का राज्य था उसको बनाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य आंदोलनकारियों के हितों का संरक्षण करेंगे, प्रदेश के हितों का हम संरक्षण करेंगे। अपना भू कानून की बात हो रही है, मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही है, स्थायी राजधानी की बात हो रही है, इन सब मुद्दों पर हम आंदोलनकारियों से विचार विमर्श करके आगे के निर्णय लेंगे। देहरादून जिले के विकास नगर के सहसपुर क्षेत्र में फर्जी डिलीवरी बॉय बनकर घर की रेकी करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लखनवाला गांव में देर रात एक युवक ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी के बहाने एक घर पर पहुंचा और एक मकान मालिक का नाम लेकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। उस समय घर के मालिक मौजूद नहीं थे, लेकिन परिवार के सदस्यों को युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। उन्होंने सावधानी बरतते हुए पार्सल लिया और तुरंत ही गेट बंद कर दिया। जब पार्सल खोला गया तो उसमें किसी सामान की जगह एक ईंट निकली। इसके बाद परिवार ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें युवक पार्सल देने के बाद भी काफी देर तक घर के बाहर आसपास घूमता दिखाई दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। करीबन 11:20 में एक व्यक्ति हमारे गेट पे आया डिलीवरी बॉय बन के। उसने हमें बताया कि आपका पार्सल आया है और सबसे बड़ी बात है, हमें शक तब हुआ जब उसने हमारा घर का नाम बताया, मेरे बेटे का भी घर का नाम बताया, जो शायद है किसी को पता भी नहीं है, और मेरा नाम बताया। तो बेटे ने गेट के पास से ही पूछा है, पीछे से ही, कि अभी पार्सल किसका है, किस नाम से, कि जी आपका है, कोई पैसा नहीं देना। तो वो जो है गेट पे बाहर रख के खड़ा चला गया यहाँ से, और पास में ही खड़ा हो गया। वो हमने जैसे सीसी फुटेज में चेक किया है तो वो इंतजार करता रहा कि जो है कब ये बाहर आएंगे और कब हम इन अटैक करें और घर में जो है लूटपाट करें। आप कहीं गए हो सुबह? मैं रुड़की जा रखा था अपने घर ना, तो मैं शाम ही आया था, 6-6:30 बजे आया था और घर में बेटा खेलना था। जितनी वारदात हुई मैं उस दिन आ गया था शाम को। तो डिलीवरी बॉय के पार्सल में क्या मिला आपको? उसमें जो है एक बॉक्स में, गत्ते का बॉक्स था, उसके अंदर एक ईंट रखी हुई थी
ईट आधी जो ईट की थी सब वो रखा। देहरादून में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI ने सोमवार को सचिवालय कूच किया। कांग्रेस भवन से शुरू हुए प्रदर्शन में 500 से अधिक छात्र और युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी मौजूद रहे। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। सचिवालय की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने निर्धारित स्थान पर रोक दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। NSUI नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षा अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। संगठन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है, मांगी पूरी नहीं होने पर आंदोलन को व्यापक किया जाएगा। साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। गृह मंत्रालय ने अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केंद्र यानी कि I4C ने मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM पोर्टल शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत साइबर अपराध के पीड़ित अब अपने फंसे हुए पैसे वापस पाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। पीड़ित अपनी साइबर शिकायत के 14 अंकों वाले एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। बैंक खाते और IFSC की जानकारी सत्यापित होने के बाद रिफंड प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इस पहल का उद्देश्य साइबर ठगी के मामलों में फ्रीज या होल्ड की गई राशि को पीड़ितों तक तेजी से पहुंचाना है। गृह मंत्रालय का कहना है, इससे बैंकों, जांच एजेंसियों और पीड़ितों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। उत्तराखंड में भी इस पोर्टल के जरिए अब तक 4 पीड़ितों को लाभ मिल चुका है। बाद में जो विक्टिम फंस जाते हैं और वो शिकायत जब हमारे जो 1930 की जो हेल्पलाइन है, अगर वो समय रहते उस पर शिकायत दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत जो है होल्ड हो जाता है। और साथ ही साथ अगर उसमें बड़ा अमाउंट होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद जो है विधिक प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ऐसा देखा गया प्राय कि छोटे छोटे अमाउंट विक्टिम के जब होल्ड हो जाते हैं और वो उनको किस तरह से प्राप्त करें वापस, क्योंकि किसी के साथ अगर फ्रॉड हुआ उसका कुछ भी अमाउंट परसेंटेज 20-30-40% बच जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिफ़ंड होना चाहिए। इसको देखते हुए जो MRM मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल को शुरू किया गया, जिसमें विक्टिम जो है अगर उसका एक बैंक खाते में 50,000 से कम का होल्ड है, 50,000 से कम, या विभिन्न अकाउंट में भी 50,000 से कम है, या अलग अलग अकाउंट को जोड़ने पर भी वो एक अकाउंट में 50,000 से कम है, तो वो उसका क्लेम खुद कर सकता है। इसके लिए जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है https करके MRM.ncrp.gov.in पर जो है mha.gov.in पर जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं। देहरादून में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय का कूच किया। प्रदेश भर से आए सैकड़ों शिक्षकों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक विशाल रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सचिवालय के पास पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया, जिसके बाद शिक्षक वहीं धरने पर बैठ गए। शिक्षक संघ का कहना है, लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है और अब सरकार को इस फैसले पर निर्णय लेना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की प्रमुख मांगों में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET की अनिवार्यता समाप्त करना, जूनियर हाई स्कूलों को पृथक संचालन और त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू करना शामिल है। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षकों के लिए भी 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। संघ ने चेतावनी दी है, यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। हमारे 13 सूत्री मांग शासन पर लंबित पड़ी हुई है और वो आज से नहीं है, 2006 से है और लगातार 20 साल हो गए इस पर वहाँ पर वार्ता नहीं हो पा रही है। वो वार्ताएं हो रही है और खाली झूठे आश्वासन उसको देकर हमको जो है हर बार झुठलाया जा रहा है। तो इसलिए आज मजबूर होकर हमें इन आंदोलन पर जो है कूदना, सड़कों पर आना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ये TET का मुद्दा जो पूरे भारत देश है, उत्तराखंड राज्य के 24-25 हजार शिक्षकों का मामला यहाँ पर है। हमारा उत्तराखंड भी 24,000 शिक्षक यहाँ पर जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्राइमरी जूनियर से लेकर इंटर कॉलेज के LT शिक्षक भी उसमें शामिल हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ये है कि जो 55 साल से जो नीचे के शिक्षक हैं उनको TET करने के लिए कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और दूसरी मांग हमारी ये है
हमने एक ही कहा है कि हम केंद्र सरकार जो है इसमें अध्यादेश लाकर इसमें पुनर्विचार करें और सब शिक्षकों को छूट प्रदान करें। दूसरी मांग हमारी जो है वो जो 17,140 वेतनमान का प्रमुख मुद्दा है, इसमें 10 से 12 लाख की रिकवरी जो है हमारे हर शिक्षक से हो रही है। वो ऐसे शिक्षक 3-4 हजार शिक्षक अभी हमारे हैं जो रिटायरमेंट के समय 10 से 12 लाख, और ये शासन और विभाग की गलतियों के कारण दिया गया था। इसमें 100 शिक्षकों की कोई गलती। हम अपनी छुट्टियों में आए हैं, हमने बच्चों को नुकसान नहीं किया। हम अपनी छुट्टियों में ये जितने लाखों लाख टीचर इन सरकार की गलत नीतियों से पीड़ित हैं उसका विरोध जताने आए हैं और हम सचिवालय घेराव गए हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे इसको दें। हम आगे अभी यहाँ पर हमारी बैठक होगी, यदि हमारा विज्ञापन हमारे मांगों पर सकारात्मक बात नहीं होती है तो हम इसी स्तर पर आगे की रणनीति अनशन, कार्य बहिष्कार, हम SIIT का भी विरोध कर सकते हैं, हम उसके लिए भी बहिष्कार कर सकते हैं। इसे हम चंपावत के लोहाघाट में नवगठित नगर पंचायत पार्टी के पहले और ऐतिहासिक चुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी हैं और सुरक्षित रूप से बूथों तक पहुंच गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव क्षेत्र में निगरानी के लिए विशेष टीमों की तैनाती की गई है जो लगातार गश्त कर रही हैं। नगर पंचायत पार्टी में मतदान 9 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 11 जून को कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने और अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा है। मसूरी में आवासीय नक्शों की आड़ में चल रहे होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस प्रशासन के निशाने पारा गए हैं। जी हां, वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरणीय संवेदनशीलता बढ़ते भूस्खलन के खतरे को देखते हुए मसूरी के कई क्षेत्रों में व्यावसायिक और संस्थागत निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद शहर में लगातार होटल और गेस्ट हाउसों की संख्या बढ़ती जा रही है। आरोप है कि कई लोग आवासीय उपयोग के लिए नक्शे स्वीकृत करवाकर वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि नियमों के विपरीत संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई मामलों में सीलिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 क्षेत्रों में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने पार्किंग व्यवस्था नहीं रखने वाले होटलों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कुछ संज्ञान में हमारे तथ्य आए थे कि जो नक्शा पास हुआ था वो रेजिडेंशियल में जो नियमानुसार पास हुआ था, लेकिन उसमें इनिशियली रेजिडेंशियल को बना करके बाद में उसको कन्वर्ट किया गया है। इसमें से कुछ फाइलों की चालान तो हमारे पास आ गई है, उनके ऊपर हमने कुछ में सीलिंग के ऑर्डर्स भी किए जिनमें अभी अपील कर दी गई है कमिश्नर सर के कोर्ट में, तो वो अभी पेंडिंग चल रही है, लेकिन उस पर भी हम सीलिंग की कार्रवाई करेंगे क्योंकि जो भी नक्शा पास हुआ वो केवल रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए है। और जो अभी इसके बाद अन्य भी एक पूरी अभियान चला के हम करेंगे कि मसूरी में जितने भी ऐसे नक्शे पास हुए हैं या जिस तरह के होटल्स हैं जिनमें पार्किंग नहीं है उनके ऊपर स्पेशल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके वजह से ही जाम की समस्या भी जो पूरी मसूरी में उत्पन्न होती है। लगातार चालान की जा रही है। अभी लास्ट हफ्ते ही एक मसूरी में 3 जगहों पे चालान मतलब बेसिकली निरीक्षण किया गया था और तीनों ही जगह अवैध खनन पाया गया था और 5-5 लाख के लगभग जुर्माने तीनों पे लगाए गए हैं। तो इस प्रकार से लगातार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारा अनुरोध ये रहेगा जनता से, कहीं भी अगर आप अपने आसपास इस प्रकार की खनन होते देखें तो तुरंत सूचना हमें दें, टीम तुरंत वहां पहुंचेगी और अवैध खनन पर इस प्रकार। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ी प्रेरणादायक खबर सामने आई है। हरिपुरा जलाशय में दुर्लभ प्रजाति का वया पक्षी, जिसे स्थानीय भाषा में फिंच विवर भी कहा जाता है, इन दिनों बड़ी संख्या में देखा जा रहा है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रजाति की मौजूदगी पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता के लिए सकारात्मक संकेत मानी जाती है। गुलरभोज स्थित जीके कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित विचार गोष्ठी में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के डीएफओ उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि बया पक्षी अब बहुत कम दिखाई देता है और हीरापुरा जलाशय में इनका बसेरा बनाना उत्साहजनक है।
खास बात यह है कि क्षेत्र के 2 बाल पक्षी प्रेमी अंकित बिष्ट और राघव नयाल लगातार इन पक्षियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उनकी जागरूकता और उनके समर्पण को देखते हुए वन विभाग ने दोनों ही बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। जो भारत में बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं, उसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि संरक्षण के खतरे में है, माने उनका अस्तित्व खतरे में है। उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रजाति जो है वो फिंच वीवर है। तो फिंच वीवर एक छोटे से एरिया में हरिपुरा जलाशय में पिछले कुछ सालों में देखी जा रही है। सामान्यतः ये गर्मी के समय में, गर्मी के अंत की तरफ और बरसात की शुरुआत में यहाँ पर आती है और जो घास वाले क्षेत्र हैं उस पर अपने घोंसले बनाती है। तो इस चिड़िया को संरक्षित करना, इसका जो घोंसला बनाने वाला हैबिटेट है उसको संरक्षित करके रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बार इसमें एक नई पहल नेचर साइंस इनिशिएटिव और स्थानीय बच्चों के सहयोग से ये हुई है कि अब बच्चे खुद उस स्थल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यदि कोई बाहर का डिस्टर्बेंस वगैरह है तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वन विभाग उसमें आवश्यक कार्रवाई करके उस प्रजाति के संरक्षण में अपना वो दे सके। कि ये क्षेत्र जो है बहुत खास जगह है। पूरे इंडिया में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर चारों वीवर पाए जाते हैं एक साथ और इतने आसानी से दिखते हैं। दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और बट यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उससे कुछ जो है उनको डायरेक्ट अभी इनकम नहीं मिल रहा है। तो कोशिश करेंगे आगे जो है बच्चे जो है और स्थानीय लोग, महिलाएं सब जुड़े इसके साथ और धीरे धीरे जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगा कम्युनिटी में, यहाँ पर जो है सिर्फ समर में नहीं, जब वीवर्स बर्ड नेस्टिंग करें, सर्दियों में भी जब दूर दूर से मंगोलिया, चाइना, रशिया से जब चिड़िया भरपूर यहाँ बढ़ जाता है। 250-300 पूरे विश्व में होंगी इसकी संख्या। और ये सौभाग्य की बात है कि जो है हरिपुरा, गौर और गुलरबोज डैम जो है इसका जो है प्रतिनिधित्व करता है, इनकी मेहमानवाजी करता है इन पक्षियों की। और ये पक्षी जो है समझ में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने जो है घोंसले बनाते हैं और अपने जीवन की आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वो स्थानीय लोगों के साथ और ख़ासतौर पर बच्चों के साथ जो है मल्टी स्टेक होल्डर मीटिंग करके उनको इसके महत्व को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं और साथ ही साथ पक्षियों को देखने की कला बच्चों को जो है पहुँचा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि ये पक्षी भी संरक्षित रहें और ये जो है यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित रहे। और यही जो है विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक महत्वपूर्ण हम सब लोगों का कार्य होगा। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान को लेकर लोगों में विरोध और असंतोष देखने को मिल रहा है। अभियान के तहत मतदाता सूची के सत्यापन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, लेकिन कई मतदाताओं का कहना है प्रक्रिया जटिल होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है वर्षों से मतदान कर उन्हें मतदाताओं से भी दोबारा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं SIR कार्य में लगी BLO नजमा परवीन ने बताया कई मतदाताओं के पते और पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे कि सत्यापन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का वर्ष 2003 तक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। 8 जून से 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में फॉर्म वितरण, संग्रहण और ऑनलाइन अपडेट का कार्य एक साथ किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। दूसरे वार्ड के हैं, हमारी लिस्ट में आ गए हैं, उनका हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं। कुछ लोग जा भी चुके हैं यहाँ से, तो हमारी ही लिस्ट के थे, उनका भी हमें मालूम नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा तलाशने में हमें दिक्कत आ रही है कि जिनका 2003 का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना माता का, ना पिता का, ना दादा दादी का, किसी का नहीं उनके परिवार में, तो उन लोगों के लिए भी हमें दिक्कत आ रही है। हमें सब चीज़ों का 1 महीना दिया गया है 8 जून से 7 जुलाई तक, जिसमें हमें वितरित भी करने हैं, वापस भी लेने हैं और ऑनलाइन भी करने हैं। इसके अलावा हमारी अपने विभाग की है बाल विकास की, तो हमें पहले सेंटर पर वहीं पर जाना पड़ता है, वो उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद हमें ये ड्यूटी करनी है, जिसमें भी हमें दिक्कत है। फिर 12 बजे तक हमें पहले वहाँ टाइम देना हो।
टिहरी गढ़वाल जिले के कौड़ियाला क्षेत्र में गंगा नदी में स्नान के दौरान तेज बहाव में लापता हुए युवक आशीष जैन की तलाश में एसडीआरएफ का सर्च अभियान लगातार जारी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी आशीष जैन के लापता होने के बाद दूसरे दिन भी एसडीआरएफ की टीम डाइविंग टीम ने व्यापक स्तर पर खोजबीन की। टीम ने घटनास्थल के साथ साथ नदी के डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में भी राफ्ट, डीप डाइविंग उपकरणों और अन्य संसाधनों की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया। नदी किनारों और संभावित बहाव वाले संवेदनशील क्षेत्रों में भी लगातार सर्चिंग की गई। इसी दौरान एसडीआरएफ टीम को कौड़ियाला क्षेत्र में गंगा नदी के भीतर एक अज्ञात महिला का शव दिखाई दिया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को नदी से बाहर निकाला और सुरक्षित रूप से व्यासी रोड हेड तक पहुंचाया। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए शव को जिला पुलिस के सुपुर्द भी कर दिया गया। तो वहीं युवक की तलाश अभी भी लगातार जारी है। उत्तराखंड गोल्ड कप के फाइनल मुकाबले में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि अगर उत्तराखंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को दें तो उत्तराखंड में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले हो सकते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की संभावनाओं पर बोलते हुए बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा, उत्तराखंड पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को देती है तो उत्तराखंड में आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले हो सकते हैं। उन्होंने कहा, बीसीसीआई के नियमों के अनुसार प्रदेश सरकार को स्टेडियम 30 वर्षों के लिए एसोसिएशन को लीज पर देना होगा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार अगर मैदान दे तो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने का भी मौका जरूर मिलेगा। देखिए, गोल्ड कप जो है वो बहुत करीब 42 साल से हो रहा है। सबसे पुराना टूर्नामेंट है उत्तराखंड का, और वो जो है इस टूर्नामेंट ने बहुत खिलाड़ी दिए, बहुत लोगों को जो है इसने क्रिकेट में चमकाया। तो वर्मा जी इसको बहुत पहले से कराते आ रहे हैं। मैं कई बार इसमें आया हूँ, तो जब ये गोल्ड कप की बात आई तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊँगा, इसलिए इस कार्यक्रम में आया। उत्तराखंड में स्टेडियम का शिलान्यास और उद्घाटन राजीव गांधी स्टेडियम का मैंने ही किया, शिलान्यास भी किया था और उद्घाटन में भी मैं आया था। तो एक विशेष लगाव है उत्तराखंड क्रिकेट से और उत्तराखंड के लोगों से और खिलाड़ियों से। तो इसलिए जो है मुझे लगता है यहाँ उत्तरोत्तर जो है अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और आगे इसका काफ़ी बड़ा नाम विश्व पटल पर होगा। सर, आईपीएल की मेजबानी लगातार उत्तराखंड मांग रहा है, लेकिन अब तक आईपीएल की मेजबानी देखिए, आईपीएल की मेजबानी जो होती है वो फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी किस स्टेडियम को किस जगह की मांग करता है, उसमें बीसीसीआई का रोल जो है सेकेंडरी होता है। तो पहले फ्रेंचाइजी जब तक कोई नहीं तैयार होगा तब तक बड़ा मुश्किल होगा, और वो स्टेडियम कैपेसिटी भी देखते हैं और सारी कुछ कैलकुलेशन लगा के यहाँ पे करते हैं।